एक ऐसा बदला जिसने अपनों को ही दुश्मन बना दिया। एक ऐसी जीत जो एक खौफनाक जाल की शुरुआत निकली। आर्यन सिन्हानिया को लगा कि उसने कोबरा के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि पन्ना नंबर 100 में वो सच लिखा है जो उसकी रूह कंपा देगा। क्या आर्यन अपने ही खून के सबसे बड़े धोखे से बच पाएगा, या फिर हिमालय की इन बर्फीली वादियों में मिस्टर एक्स की ये आखिरी रात होगी? रहस्य और मौत का ये खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र और नाम पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी जीवित या मृत व्यक्ति का अपमान करना नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टिक एफएम पर। यहाँ हम पर्दा उठाते हैं उन रहस्यों से जिन्हें दुनिया भूल चुकी है और सुनाते हैं वो कहानियाँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आप भी थ्रिलर और मिस्ट्री के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए चलते हैं आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफ़र पर। अध्याय 6, मौत का आलिंगन और पुनर्जन्म। गैस चैम्बर का नरक। फार्म हाउस के उस बंद कमरे में जहरीली सरीन गैस का हरा धुआं किसी अजगर की तरह आर्यन और विहान को जकड़ रहा था। विहान पहले ही बेसुध होकर गिर चुका था। आर्यन के फेफड़े जल रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके सीने पर गर्म कोयले रख रहा हो। बाहर खड़ा एडवोकेट खन्ना अपनी शातिर मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। ईशा उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में अब पश्चाताप नहीं बल्कि सत्ता की भूख थी। खन्ना, तुमने मेरे पिता को भी। आर्यन ने गिरते पड़ते दीवार का सहारा लिया। खन्ना हंसा। तुम्हारे पिता बहुत ईमानदार थे आर्यन, और ईमानदारी इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। मैंने ही उस रात उनकी कार के ब्रेक फेल करवाए थे, और आज मैं तुम्हें उसी तड़प के साथ मरते देखूंगा। आर्यन की चेतना खो रही थी। तभी उसे अपने कोट की जेब में छाया द्वारा दिया गया एक इमरजेंसी पल्स ट्रांसमीटर याद आया। उसने कांपते हाथों से अपनी ताकत बटोरी और बटन दबा दिया। अचानक फार्म हाउस की छत पर एक जोरदार धमाका हुआ। कंक्रीट के टुकड़े नीचे गिरे। ऊपर से एक काली परछाई बिजली की गति से नीचे उतरी। वह छाया थी। उसने एक गैस मास्क पहन रखा था। छाया ने बिना समय गंवाए 2 स्मोक ग्रेनेड खन्ना की तरफ फेंके और आर्यन को अपने कंधे पर उठा लिया। खन्ना के बॉडीगार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन छाया की ट्रेनिंग उन पर भारी पड़ी। वह आर्यन को लेकर पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई, जहां उसकी लैंड रोवर स्टॉट खड़ी थी। पीछे से खन्ना की चीख सुनाई दी, उन्हें जाने मत दो। अगर आर्यन बच गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। खूनी बदला और नई पहचान। 2 घंटे बाद शहर के एक गुप्त सेफ हाउस में आर्यन की आंखें खुली। उसके पास छाया बैठी थी। उसके हाथ पर गोली का एक घाव था। सर, आप ठीक हैं? छाया ने पूछा। आर्यन उठा। उसकी आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी जो कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी। उसकी आंखों में अब केवल प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसने देखा कि विहान को भी छाया बचा लाई थी, लेकिन वह बुरी तरह डरा हुआ था। छाया, खन्ना ने सोचा कि उसने शेर को पिंजरे में डाल दिया है, लेकिन उसने सिर्फ उसे और खतरनाक बना दिया है। अब तक मैं कानून के हिसाब से खेल रहा था, लेकिन अब खेल मिस्टर एक्स के हिसाब से होगा, आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा। तभी आर्यन के फ़ोन पर एक वीडियो मैसेज आया। स्क्रीन पर एडवोकेट खन्ना था। उसके पीछे आर्यन की मां एक व्हीलचेयर पर बंधी हुई थी और उनके गले पर एक टाइमर बम लगा था। आर्यन, मुझे पता है तुम जिंदा हो। अगर अपनी मां को जिंदा देखना चाहते हो तो अगले 24 घंटों के भीतर सिन्हानिया एस्टेट के सारे मालिकाना हक वाले कागजात लेकर मेरे पास आओ, वरना। टिक टिक बूम, वीडियो बंद हो गया। आर्यन ने अपनी गन लोड की। छाया, क्या हमारे पास गोल्डन आई के टैटू वाले उन हमलावरों की लोकेशन है? जी सर, वे पुराने बंदरगाह ओल्ड डॉकयार्ड पर छिपे हैं। वही खन्ना का काला कारोबार चलता है। आर्यन ने अपना काला कोट पहना और उस चांदी के मास्क को हाथ में लिया। आज रात ब्लैक कोबरा का फन कुचला जाएगा। खन्ना को लगा कि वह सम्राट है, लेकिन उसे नहीं पता कि असली सम्राट वापस आ गया है। अध्याय अंत। अगले अध्याय में क्या होगा? क्या आर्यन अपनी मां को उस टाइमर बम से बचा पाएगा? क्या ईशा को अपनी गद्दारी की कीमत चुकानी होगी? आर्यन का सामना जब खन्ना से होगा तो क्या कोई और बड़ा राज सामने आएगा? मौत का तांडव और आखिरी मोह, समुद्र तट का खूनी खेल। रात के 2 बज रहे थे। पुराने डॉकयार्ड ओल्ड डॉकयार्ड पर सन्नाटा पसरा था, जिसे केवल लहरों के टकराने की आवाज़ तोड़ रही थी। एडवोकेट खन्ना एक ऊंचे कंटेनर के ऊपर खड़ा अपनी घड़ी देख रहा था। उसके चारों ओर गोल्डन आई के 20 पेशेवर शूटर तैनात थे। बीच में एक कुर्सी पर आर्यन की मां बंधी हुई थी, जिनके गले में लाल बत्तियां चमक रहा एक डिजिटल टाइमर बम लगा था। समय बचा था 15 मिनट। आर्यन, बाहर आओ, मुझे पता है तुम यहीं हो। खन्ना चिल्लाया। अचानक पूरे डॉकयार्ड की लाइटें एक साथ बंद हो गईं। सन्नाटे को चीरते हुए एक भारी गूंज सुनाई दी। मिस्टर एक्स की लैंड रोवर की हेडलाइट्स सीधे खन्ना की आंखों पर पड़ीं। कार से कोई नीचे नहीं उतरा। खन्ना के आदमियों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
लेकिन जैसे ही वे कार के करीब पहुंचे उन्हें एहसास हुआ कि कार खाली थी, वह ऑटो पायलट मोड पर थी। तभी ऊपर एक क्रेन से एक साया नीचे कूदा। वह आर्यन मिस्टर एक्स था। उसने दोनों हाथों में सब मशीन गन थाम रखी थी। अगले 5 मिनट तक डॉकयार्ड गोलियों की तड़तड़ाहट और चीखों से गूंज उठा। आर्यन किसी साए की तरह एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर पर जा रहा था। खन्ना घबरा गया। मारो इसे, ईशा, इसे रोको। ईशा, जो एक कोने में छिपी थी, ने आर्यन पर निशाना साधा। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाती, पीछे से एक ठंडी धातु उसकी गर्दन पर लगी। वह छाया थी। खेल खत्म, ईशा, छाया ने फुसफुसाते हुए कहा और एक झटके में ईशा को बेदम कर दिया मुखौटे के पीछे का सच। आर्यन लड़ते हुए खन्ना के सामने पहुंच गया। उसके चेहरे का आधा हिस्सा खून से सना था, लेकिन आंखों में मौत का सन्नाटा था। टाइमर पर अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे। रुक जाओ आर्यन, एक कदम और बढ़ाया और मैं रिमोट दबा दूंगा। खन्ना ने कांपते हाथों से रिमोट दिखाया। आर्यन रुका नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपना मास्क उतार दिया। खन्ना, तुमने मेरे पिता को मारा, मेरी दौलत छीनी और अब मेरी माँ। तुमने सोचा था कि तुम सम्राट बनोगे। तुम सिर्फ एक छोटे से कोबरा हो जिसका फन मैं आज कुचल दूंगा। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने अकेले किया? खन्ना पागलों की तरह हंसने लगा। आर्यन, मैं तो सिर्फ एक वकील हूँ। असली ब्लैक कोबरा तो कोई और है, वो इंसान जिसे तुम मरा हुआ समझते हो। आर्यन के कदम ठिठक गए। क्या मतलब? तुम्हारे पिता की कार के ब्रेक फेल मैंने किए थे, लेकिन आदेश उसके थे जिसने तुम्हें पाला। खन्ना ने बम का रिमोट दबाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक स्नाइपर शॉट कहीं दूर से आया और सीधे खन्ना के हाथ को चीरता हुआ निकल गया। आर्यन ने झपट कर रिमोट पकड़ा और बम डिफ्यूज किया। टाइमर रात के 12:01 पर रुक गया। उसकी मां सुरक्षित थीं। तभी दूर एक अंधेरे साए से एक और आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में एक सिगार था और चेहरे पर एक पुराना निशान। उसे देखते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह विक्रम सिन्हानिया थे, आर्यन के बड़े ताऊ जी, जिन्हें सबने 10 साल पहले एक प्लेन क्रैश में मृत मान लिया था। शाबाश आर्यन, तुमने खन्ना जैसे मोहरे को हरा दिया। लेकिन असली खेल तो अब मेरे और तुम्हारे बीच शुरू होगा, विक्रम ने धुआं छोड़ते हुए कहा। इस साम्राज्य का असली वारिस मैं हूं, तुम नहीं। इससे पहले कि आर्यन कुछ कह पाता, विक्रम के पीछे एक पूरी निजी सेना खड़ी हो गई। डॉकयार्ड के चारों ओर से पुलिस के सायरन सुनाई देने लगे, लेकिन वे पुलिस नहीं बल्कि विक्रम की खरीदी हुई फौज थी। अध्याय अंत। अगले अध्याय में क्या आर्यन अपने ही परिवार के सबसे बड़े गद्दार विक्रम सिन्हानिया से लड़ पाएगा? छाया का अतीत क्या है? क्या वह सच में आर्यन की वफादार है या विक्रम की जासूस? क्या मिस्टर एक्स अब इस शहर को छोड़कर अंडरग्राउंड होने पर मजबूर हो जाएगा? साम्राज्य का सूर्यास्त और प्रतिशोध का उदय। एपिसोड 15, खून के रिश्तों का कत्लेआम। डॉकयार्ड की नम हवा में बारूद की गंध घुल चुकी थी। आर्यन अपनी मां को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ले ही रहा था कि सामने खड़े विक्रम सिन्हानिया के चेहरे की क्रूर मुस्कान ने उसका खून सुखा दिया। 10 साल पहले जिस ताऊजी की तस्वीर पर आर्यन ने फूल चढ़ाए थे, वे आज साक्षात यमराज बनकर खड़े थे। ताऊजी, आप? आर्यन की आवाज में हैरानी से ज्यादा नफरत थी। विक्रम हंसा। उसकी हंसी डॉकयार्ड के खाली कंटेनरों में टकराकर और भयानक लग रही थी। आर्यन बेटा, सत्ता कभी दी नहीं जाती, वह छीनी जाती है। तुम्हारे पिता आदर्शवादी थे। उन्हें लगता था कि व्यापार ईमानदारी से चलता है, लेकिन मुझे पता था कि साम्राज्य खड़ा करने के लिए हाथों को खून से रंगना पड़ता है। इसीलिए उस रात मैंने उनके खून का सौदा किया। आर्यन के हाथ की मुट्ठियां भिंच गईं। आपने अपने सगे भाई को मार दिया, सिर्फ इस कुर्सी के लिए। कुर्सी छोटी चीज है आर्यन, मुझे दुनिया चाहिए थी। खन्ना तो बस एक मोहरा था जो मेरे नाम पर तुम्हारे सामने नाच रहा था। विक्रम ने इशारा किया और उसके पीछे खड़ी निजी सेना ने अपनी बंदूकों के सेफ्टी कैच खोल दिए। तभी छाया धीरे से आर्यन के कान में फुसफुसाई, सर, पीछे की तरफ बोट तैयार है। हम यहाँ 50 लोगों से अकेले नहीं लड़ सकते, हमें निकलना होगा। लेकिन आर्यन की आंखों में अब डर नहीं था। उसने अपना सिल्वर मास्क वापस चेहरे पर लगाया। ताऊ जी, आपने मेरा बचपन छीना, मेरे पिता को छीना, अब मैं आपका गुरूर छीनूंगा। अचानक पूरे डॉकयार्ड के टावर से स्नाइपर शॉट चलने लगे। विक्रम के 2 आदमी वहीं ढेर हो गए। यह आर्यन की वह गुप्त टीम थी जिसे उसने मिस्टर एक्स बनते समय तैयार किया था। शुरू हुआ एक खूनी मंजर। गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से समंदर का पानी भी कांप उठा। आर्यन और छाया ने मिलकर एक घेरा बनाया और मां को लेकर बोट की तरफ बढ़ने लगे। विक्रम गुस्से में चिल्लाया, इन्हें जिंदा मत छोड़ना, डॉकयार्ड को कब्रगाह बना दो। विश्वासघात की नई परतें। बोट पर सवार होकर आर्यन शहर के दूसरे छोर पर बने एक पुराने किलेनुमा बंगले में पहुंचा। ये जगह इतनी गुप्त थी कि खन्ना के रिकॉर्ड्स में भी इसका जिक्र नहीं था। उसकी मां बेहोश थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वे खतरे से बाहर हैं। रात के 4 बज रहे थे। आर्यन खिड़की के पास खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था, जो अब उसे जलते हुए अंगारों जैसी लग रही थी।
छाया उसके पास आए। छाया, तुमने ताऊ जी को पहले कभी देखा था? आर्यन ने बिना मुड़े पूछा। छाया की खामोशी थोड़ी लंबी हो गई। सर, सच तो यह है कि मैं उन्हीं के ट्रेनिंग कैंप से आई थी। आर्यन बिजली की गति से घूमा और अपनी गन छाया के माथे पर टिका दी। क्या? छाया की आंखों में आंसू थे लेकिन वह हटी नहीं। विक्रम सिन्हानिया ने अनाथ लड़कियों को उठाकर एक दस्ता बनाया था, द शैडोज। मैं उसी का हिस्सा थी। मुझे आपके पास इसलिए भेजा गया था ताकि मैं आपकी हर हरकत पर नज़र रखूं और सही समय आने पर आपको खत्म कर दूं। तो फिर रुक क्यों गई? मार दो मुझे। आर्यन की आवाज में दर्द था। क्योंकि आपने मुझे एक मशीन की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखा। छाया घुटनों पर गिर गई। उस दिन जब आपने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे मलबे से निकाला था, उसी दिन मेरी वफादारी बदल गई थी। सर, विक्रम सिन्हानिया के पास एक ऐसी ब्लैक फाइल है जिसमें देश के बड़े मंत्रियों और अफसरों के राज छिपे हैं। उसी के दम पर वह आज अदृश्य सम्राट बना बैठा है। आर्यन ने अपनी गन नीचे की। उसे समझ आ गया था कि यह लड़ाई अब केवल एक विलेन के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ थी। एपिसोड 17, कोबरा के बिल में वापसी। अगली सुबह पूरे शहर के अखबारों में आर्यन सिन्हानिया को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। विक्रम ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर आर्यन पर अस्पताल में हमला करने और खन्ना की हत्या का आरोप मढ़ दिया था। आर्यन अब एक भगोड़ा था, लेकिन मिस्टर एक्स का असली खेल तो अब शुरू होना था। उसने अपनी साइकिल उठाई, वही पुरानी फटी हुई साइकिल, और फटे कपड़े पहनकर उसी कॉलेज के सामने पहुंचा जहां ईशा और विहान उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इस बार वह भीख मांगने नहीं, बल्कि ईशा को उखाड़ने आया था। उसे पता था कि ईशा अब विक्रम की नई शतरंज की चाल है। ईशा कॉलेज की पार्किंग में अपनी नई BMW से उतरी, तभी उसे एक लिफाफा मिला। उसमें उसकी और खन्ना के साथ हुई गुप्त मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स थीं। ईशा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भागकर पास के एक कैफे में पहुंची जहां एक नकाबपोश लड़का बैठा था। तुम कौन हो? ये सब तुम्हें कहां से मिला? लड़के ने मास्क हटाया। वह आर्यन था। ईशा, तुम्हारी कीमत क्या है? विक्रम ने तुम्हें क्या वादा किया है? जो भी हो, उससे दुगना मैं तुम्हें दूंगा। बस मुझे उस ब्लैक फाइल की लोकेशन चाहिए। ईशा कांपने लगी। आर्यन, तुम पागल हो गए हो। विक्रम तुम्हें जान से मार देगा। वह फाइल उसके सिन्हानिया टावर के अंडरग्राउंड वॉल्ट में है, जिसकी सुरक्षा में लेजर ग्रिड और बायोमेट्रिक लॉक लगे हैं। सुरक्षा कितनी भी हो, कोबरा के बिल में घुसकर उसका सिर कुचलना मुझे आता है, आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सिन्हानिया टावर का महायुद्ध। आर्यन ने एक आत्मघाती योजना बनाई। उसने छाया को विक्रम के पास वापस भेजा, ये नाटक करने के लिए कि उसने आर्यन को पकड़ लिया है। जब छाया आर्यन को जंजीरों में जकड़कर विक्रम के सामने ले गई, तो विक्रम अपने आलीशान दफ्तर में बैठा शैंपेन पी रहा था। आखिरकार मेरा बेटा घर वापस आ गया। छाया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। विक्रम आर्यन के पास आया और उसे थप्पड़ मारा। कहाँ है वह साम्राज्य जो तुम खड़ा करना चाहते थे? देखो, आज तुम फिर उसी फर्श पर हो जहां से शुरू किया था। आर्यन मुस्कुराया, उसके मुंह से खून निकल रहा था। ताऊ जी, आपने शतरंज की एक चाल मिस कर दी। तभी टावर की लाइटें गुल हो गईं। आर्यन की जंजीरें एक झटके में खुल गईं। वे मैग्नेटिक लॉक थे जिन्हें छाया ने पहले ही हैक कर लिया था। दफ्तर के बाहर धमाकों की आवाजें आने लगीं। आर्यन की गुप्त टीम ने टावर पर हमला बोल दिया था। विक्रम ने अपनी दराज से गन निकाली, लेकिन आर्यन ने एक जोरदार लात मारकर गन दूर फेंक दी। दोनों के बीच एक खूनी लड़ाई शुरू हुई। कांच की दीवारें टूट गईं, फर्नीचर बिखर गया। विक्रम उम्र में बड़ा था, लेकिन उसका अनुभव खतरनाक था। उसने एक छिपा हुआ खंजर निकाला और आर्यन के कंधे में घोंप दिया। तुम कभी नहीं जीत सकते आर्यन, विक्रम चिल्लाया। आर्यन ने दर्द की परवाह किए बिना विक्रम का गला दबोच लिया। यह मेरे पिता के लिए। उसने एक मुक्का मारा। यह मेरी माँ के आंसुओं के लिए। दूसरा मुक्का, और यह उस मासूम आर्यन के लिए जिसका तुमने बचपन मार दिया। तभी छाया ब्लैक फाइल लेकर अंदर आई। सर, फाइल मिल गई। लेकिन तभी नीचे से पुलिस की सैकड़ों गाड़ियां आ गईं। विक्रम हंसने लगा। फाइल लेकर कहाँ जाओगे? बाहर मेरी पुलिस खड़ी है। तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। 50वीं मंजिल से नीचे गिरना मौत थी और ऊपर मौत खड़ी थी। उसने छाया की तरफ देखा। छाया, क्या तुम्हें उड़ना पसंद है? छाया ने मुस्कुराकर अपना पैराशूट बैग चेक किया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सिन्हानिया टावर की 50वीं मंजिल से छलांग लगा दी। पीछे विक्रम की चीखें गूंजती रहीं। अध्याय का अंत। अगले अध्याय में क्या आर्यन और छाया उस छलांग के बाद सुरक्षित बच पाएंगे? ब्लैक फाइल में ऐसा क्या है जो पूरे देश की राजनीति हिला देगा? विक्रम सिन्हानिया का अगला कदम क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि वह सब कुछ हार चुका है? दोस्तों, यहाँ पर कहानी एक ऐसा मोड़ ले रही है जहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको आर्यन का ये अंदाज पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है।
राख से जन्मा प्रतिशोध, मौत को मात, द डेडली डिसेंट। हवा के थपेड़े आर्यन के चेहरे पर लग रहे थे। नीचे पुलिस की गाड़ियों के सायरन और ऊपर विक्रम सिन्हानिया की चीखें। आर्यन और छाया बीच हवा में थे। जब वे जमीन से महज कुछ 100 फीट ऊपर थे, छाया ने पैराशूट का बटन दबाया। एक झटका लगा और उनकी गति धीमी हुई, लेकिन पुलिस की फायरिंग अभी भी जारी थी। वे एक निर्माणाधीन इमारत की छत पर लैंड हुए। छाया, रुकना नहीं है, हमें इस ब्लैक फाइल को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाना होगा, आर्यन ने कराहते हुए कहा। उसके कंधे का जख्म गहरा था। पीछे से विक्रम के कमांडो हेलीकॉप्टर लेकर उनका पीछा कर रहे थे। आर्यन ने पास खड़ी एक पुरानी स्पोर्ट्स बाइक की तारें जोड़ीं और उसे स्टार्ट किया। छाया पीछे बैठी और शुरू हुई हाई स्पीड चेज। शहर की तंग गलियों में बाइक 120 की रफ्तार पर थी। ऊपर से गोलियां बरस रही थीं। आर्यन ने बाइक को एक ढलान से नीचे कूदा दिया और एक गंदे नाले के पास बने गुप्त सुरंग में जा घुसा। हेलीकॉप्टर की आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगी। ब्लैक फाइल का काला सच। सुरंग के अंत में एक पुराना बंकर था। आर्यन ने वह ब्लैक फाइल खोली। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया। उस फाइल में सिर्फ व्यापार के राज नहीं थे, बल्कि देश के गृहमंत्री, पुलिस कमिश्नर और यहाँ तक कि 3 विदेशी जासूसी संस्थाओं के नाम थे। छाया, ये सिर्फ ताऊजी का खेल नहीं है, आर्यन की आवाज़ कांप रही थी। मेरे पिता को इसलिए मारा गया क्योंकि वे इस सिंडिकेट के बारे में जान चुके थे। और देखो यहाँ क्या लिखा है। मेरे पिता की मौत के गवाहों में खन्ना का ही नहीं, बल्कि उस डॉक्टर का भी नाम है जिसने मेरी माँ का इलाज किया है। आर्यन को समझ आया कि उसकी मां को जानबूझकर कोमा जैसी स्थिति में रखा गया था ताकि वह कभी सच न बोल सकें। गुस्से से पागल होकर आर्यन ने मेज पर मुक्का मारा। विक्रम सिन्हानिया, तुमने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना रखा है, पर अब मैं तुम्हारी ये दुनिया जला दूंगा। ईशा का नया चेहरा। अगली सुबह आर्यन ने एक अनजान नंबर से ईशा को कॉल किया। ईशा अब डर के साए में जी रही थी क्योंकि उसे पता था कि विक्रम उसे भी मार सकता है। ईशा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो उस होटल द रॉयल हेरिटेज के रूम नंबर 404 में आओ। अकेले, आर्यन ने फ़ोन काट दिया। ईशा वहां पहुंची। वह बिखरी हुई और डरी हुई थी। जैसे ही वह कमरे में घुसी, आर्यन ने उसे दीवार से सटा दिया। तुम्हें पता था कि विक्रम जिंदा है? तुम्हें पता था कि मेरे पिता का कातिल कौन है? नहीं आर्यन, यकीन मानो, ईशा रोने लगी। मुझे तो बस पैसों का लालच दिया गया था। खन्ना ने कहा था कि तुम एक अपराधी हो, लेकिन जब मैंने विक्रम सिन्हानिया को देखा तो मैं समझ गई कि मैं कितनी बड़ी आग में कूद गई हूँ। वह शैतान है आर्यन, वह अपनी माँ को भी मार सकता है। आर्यन ने ईशा की आंखों में देखा। उसे समझ आया कि ईशा अब उसके काम आ सकती है। ठीक है, तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। विक्रम आज रात एक सीक्रेट ऑक्शन, गुप्त नीलामी कर रहा है जहाँ वह इस ब्लैक फाइल की कॉपी विदेशी ताकतों को बेचने वाला है। मुझे वहाँ की एंट्री चाहिए। नीलामी का नर्क, द फाइनल सेटअप। रात के 11 बजे शहर के बाहर एक आइलैंड पर स्थित एक किले में दुनिया के सबसे खतरनाक लोग जमा थे। विक्रम सिन्हानिया स्टेज पर खड़ा था। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। देवियों और सज्जनों, आज मैं आपको वह शक्ति देने वाला हूं जिससे आप किसी भी देश की सरकार गिरा सकते हैं। विक्रम ने एक पेन ड्राइव दिखाए। बोली शुरू होती है $5 बिलियन से। तभी हॉल के बड़े दरवाजे खुले। एक शख्स काले कोट और सुनहरे मास्क में अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 10 नकाबपोश बॉडीगार्ड्स थे। हॉल में सन्नाटा पसर गया। $10 बिलियन। उस शख्स की आवाज़ गूंजी। वह आर्यन था, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को एक मॉड्यूलेटर से बदल रखा था। विक्रम चौंक गया। तुम कौन हो? मैं वह हूं जिसे तुमने मरा हुआ समझ लिया था। विक्रम, आर्यन ने अपना मास्क उतारा। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। विक्रम के गार्ड्स ने गन निकाली, लेकिन तभी पूरे किले की स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। ये वीडियो सीधा लाइव पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स पर जा रहा था। आर्यन ने ब्लैक फाइल के सारे सबूत इंटरनेट पर अपलोड कर दिए थे। विक्रम सिन्हानिया, तुम्हारी सत्ता की नींव ये फाइल थी। अब ये फाइल सार्वजनिक है। अब तुम सम्राट नहीं, बल्कि एक चूहे हो जिसे पूरी दुनिया की पुलिस ढूंढ रही है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम की आंखों में खून उतर आया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने अपनी गन निकाली, लेकिन तभी किले की छत तोड़कर छाया और उसकी टीम अंदर कूदी। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। एपिसोड 23, अंत या नई शुरुआत। आर्यन और विक्रम स्टेज पर आमने सामने थे। विक्रम ने आर्यन के पेट में एक लात मारी और उसे नीचे गिरा दिया। तुम्हें क्या लगा, ये फाइल लीक करके तुम जीत जाओगे? ये दुनिया अंधेरे से चलती है आर्यन। विक्रम ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन ईशा ने पीछे से आकर विक्रम के हाथ पर एक कांच की बोतल फोड़ दी। विक्रम लड़खड़ाया। आर्यन ने मौका पाकर विक्रम की गन छीन ली और उसे विक्रम के माथे पर लगा दिया। बाहर से असली पुलिस और स्पेशल फोर्सेस के हेलीकॉप्टरों की गूंज सुनाई दे रही थी। इस बार पुलिस विक्रम को बचाने नहीं, बल्कि उसे पकड़ने आई थी क्योंकि उसके राज अब दुनिया के सामने थे। मार दो मुझे आर्यन, मार दो। विक्रम पागलों की तरह हंसने लगा।
आर्यन ने गहरी सांस ली। नहीं ताऊ जी, मरना बहुत आसान है। मैं चाहता हूं कि आप उस जेल के अंधेरे में तड़पें जिसे आपने दूसरों के लिए बनाया था। आपकी मौत से मेरे पिता वापस नहीं आएंगे, पर आपकी बर्बादी से उन्हें शांति जरूर मिलेगी। पुलिस अंदर आए और विक्रम सिन्हानिया को घसीटते हुए ले गई। ईशा को भी पूछताछ के लिए ले जाया गया, लेकिन आर्यन के प्रभाव के कारण उसे हल्की सजा मिलने की उम्मीद थी। सुबह की पहली किरण समंदर के पानी पर पड़ रही थी। आर्यन और छाया किनारे पर खड़े थे। सर, अब आगे क्या? साम्राज्य तो अब आपका है, छाया ने पूछा। आर्यन ने समंदर में अपनी वह मिस्टर एक्स वाली रिंग फेंक दी। साम्राज्य मेरा कभी था ही नहीं छाया। मैं तो बस अपने पिता का खोया हुआ सम्मान वापस लाना चाहता था। अब मिस्टर एक्स मर चुका है। अब सिर्फ आर्यन सिन्हानिया जिंदा है। तभी आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया, एक अज्ञात नंबर से। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्लैक फाइल का पन्ना नंबर 100 अभी भी मेरे पास है, द कोबरा किंग। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। क्या विक्रम के पीछे भी कोई और था? क्या ये सिर्फ एक मोहरा था? कोबरा का असली फंड, द किंग्स गैम्बट, पन्ना नंबर 100, द मिसिंग पेज। आर्यन उस अज्ञात मैसेज को बार बार देख रहा था। पन्ना नंबर 100। उसने तुरंत ब्लैक फाइल के पन्ने पलटे। फाइल 99 पन्नों पर खत्म हो रही थी। पन्ना नंबर 100 को इतनी सफाई से काटा गया था कि किसी को शक भी न हो। छाया, इस फाइल में कुछ अधूरा है, आर्यन ने गंभीर होते हुए कहा। विक्रम सिन्हानिया इतना ताकतवर कभी नहीं हो सकता था कि वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को उंगलियों पर नचाए। उसे पीछे से कोई और फंड कर रहा था। तभी अस्पताल से फोन आया। आर्यन की मां को होश आ गया था। आर्यन और छाया बिजली की रफ्तार से अस्पताल पहुंचे। उसकी मां की आंखें खुली थीं, पर उनमें एक अजीब सा खौफ था। आर्यन, बेटा। मां की आवाज बहुत कमजोर थी। मां, सब ठीक है। विक्रम जेल में है, अब हमें कोई खतरा नहीं है। आर्यन ने उनका हाथ थाम लिया। मां ने कांपते हाथों से आर्यन का चेहरा छुआ और फुसफुसाते हुए कहा, नहीं आर्यन, विक्रम तो सिर्फ रखवाला था। असली काल तो प्रताप है। आर्यन का शरीर सुन्न पड़ गया। प्रताप सिन्हानिया, उसके दादाजी के छोटे भाई, जिन्हें पूरे परिवार ने सालों पहले एक कार हादसे में मरा हुआ मान लिया था। राख का कब्रिस्तान। मां की बात सुनकर आर्यन और छाया उस पुराने कब्रिस्तान पहुंचे जहां प्रताप सिन्हानिया की कब्र थी। आर्यन ने कुदाल उठाए और पागलों की तरह खुदाई शुरू कर दी। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? छाया ने उसे रोकने की कोशिश की। मुझे सच देखना है छाया। जब ताबूत खुला तो उसमें कोई कंकाल नहीं था। उसमें केवल पत्थर भरे हुए थे और एक छोटा सा डिजिटल लॉकर रखा था। लॉकर को खोलने के लिए बायोमेट्रिक की जरूरत थी। आर्यन ने अपना अंगूठा लगाया। सिन्हानिया खून होने के नाते लॉकर खुल गया। अंदर पन्ना नंबर 100 था। उस पर एक नक्शा बना था और नीचे एक वसीयत लिखी थी। वसीयत के अनुसार सिन्हानिया साम्राज्य की असली दौलत वह नहीं थी जो बैंकों में थी, बल्कि वह ब्लैक गोल्ड, गोपनीय डेटा और यूरेनियम की खदानें था जो हिमालय की एक गुप्त गुफा में छिपा था। नीचे लिखा था, आर्यन, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम मरने के लिए तैयार हो। प्रताप। अचानक कब्रिस्तान के चारों ओर से लाल लेजर लाइटें आर्यन की छाती पर आकर टिक गईं। कोबरा किंग के स्नाइपर्स ने उन्हें घेर लिया था। मौत की घाटी, दी एम्बुश। कब्रिस्तान के सन्नाटे को एक भारी आवाज ने तोड़ा। मेरे भाई के पोते, तुम वाकई बहुत चतुर निकले। अंधेरे से एक लंबा सफेद बालों वाला शख्स बाहर आया। उसकी एक आंख कांच की थी और हाथ में एक सोने की छड़ी थी जिस पर कोबरा का सिर बना था। वह प्रताप सिन्हानिया था। दादाजी, आप जिंदा हैं? आर्यन ने नफरत से पूछा। जिंदा? मैं तो अमर हूं आर्यन। विक्रम को मैंने ही पाला था ताकि वह दुनिया की नज़रों में विलेन बना रहे और मैं पर्दे के पीछे से खेल खेल सकूं। तुम्हारे पिता को मैंने ही मरवाया क्योंकि वे इस ब्लैक गोल्ड को देश के नाम करना चाहते थे। कितनी बेवकूफ़ी थी ना? प्रताप हंसने लगा। छाया ने अपनी गन निकाली, लेकिन प्रताप के एक इशारे पर उसके हाथ पर गोली लगी। मेरी ही पालतू बिल्ली मुझ पर गुर्रा रही है। प्रताप ने छाया की तरफ देखा। आर्यन ने पन्ना नंबर 100 को अपनी जेब में डाला। आप ये फाइल चाहते हैं ना? तो इसे छीन कर दिखाओ। आर्यन ने एक स्मोक ग्रेनेड जमीन पर पटका। धुएं के बीच उसने छाया को उठाया और कब्रिस्तान की ढलान से नीचे बहती नदी में छलांग लगा दी। पीछे से अंधाधुंध गोलियों की आवाज आती रही। अंतिम युद्ध की तैयारी। नदी के किनारे छाया के घाव को साफ करते हुए आर्यन ने फैसला कर लिया था। अब ये लड़ाई सिन्हानिया टावर या शहर की नहीं थी। ये लड़ाई उन गुप्त खदानों की थी जिनसे प्रताप पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। छाया, हमें हिमालय के उस गुप्त बेस पर पहुंचना होगा। अगर प्रताप को वह यूरेनियम मिल गया तो वह दुनिया का सबसे अमीर और खतरनाक आदमी बन जाएगा। वह सरकारों को ब्लैकमेल करेगा। आर्यन ने नक्शा फैलाया। लेकिन सर, वहां पहुंचने का मतलब है उसकी पूरी निजी सेना से लड़ना। हमारे पास कोई टीम नहीं बची है, छाया ने दर्द में कहा। आर्यन ने अपना पुराना मिस्टर एक्स वाला चांदी का मुखौटा निकाला। हमारे पास टीम नहीं है, लेकिन हमारे पास वह है जो प्रताप के पास नहीं, सच की ताकत। मैं दुनिया को बताऊंगा कि प्रताप जिंदा है।
आर्यन ने पन्ना नंबर 100 की फोटो खींचकर डार्क वेब पर डाल दी और एक संदेश भेजा, कोबरा किंग का किला अब नीलामी के लिए खुला है। जो भी इसे रोकना चाहता है हिमालय के कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचे। आर्यन को पता था कि यह एक सुसाइड मिशन था। उसने प्रताप को उसी के जाल में फंसाया था। अब दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियां उस जगह पर पहुंचने वाली थीं। हिमालय का नरसंहार, बर्फीली पहाड़ियों के बीच प्रताप का बेस एक किले की तरह खड़ा था। प्रताप को खबर मिल चुकी थी कि उसकी लोकेशन लीक हो गई है। वह पागलों की तरह यूरेनियम के बक्सों को हेलीकॉप्टर में लोड करवा रहा था। तभी पहाड़ी की चोटी से एक धमाका हुआ। आर्यन एक स्नो मोबाइल पर सवार होकर गोलियां बरसाते हुए नीचे आया। उसके साथ इस बार ईशा भी थी, जिसने पुलिस को चकमा देकर आर्यन का साथ देने का फैसला किया था। प्रताप, तुम्हारा समय खत्म हुआ, आर्यन चिल्लाया। प्रताप के आदमी और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के कमांडो के बीच त्रिकोणीय युद्ध शुरू हो गया। पहाड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठे। आर्यन लड़ते हुए प्रताप के हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया। प्रताप ने अपनी सोने की छड़ी से एक बटन दबाया और छड़ी से एक तलवार निकल आई। तुम अपने पिता की तरह ही मरोगे आर्यन। दोनों के बीच बर्फ पर तलवार और मुक्कों की जंग छिड़ गई। प्रताप बूढ़ा था पर उसकी ताकत शैतानी थी। उसने आर्यन को किनारे की तरफ धकेल दिया जहां से हजारों फीट गहरी खाई थी। अलविदा अदृश्य सम्राट, प्रताप ने तलवार उठाए। तभी छाया ने दूर से एक स्नाइपर शॉट लिया जो प्रताप के पैर में लगा। प्रताप लड़खड़ाया। आर्यन ने मौका पाकर प्रताप की छड़ी छीन ली और उसे पहाड़ी के एक ऊंचे बर्फ के टीले में गाड़ दिया। ये साम्राज्य आपका कभी था ही नहीं प्रताप, ये सिर्फ एक भ्रम था, आर्यन ने कहा और प्रताप को एक जोरदार मुक्का मारकर खाई की तरफ धकेल दिया। प्रताप सिन्हानिया कोबरा किंग के साम्राज्य के साथ उस बर्फीली खाई में समा गया। हफ्तों बाद दुनिया को पता चला कि प्रताप सिन्हानिया जिंदा था और उसे मार गिराया गया है। आर्यन ने सारी संपत्ति एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी और अपनी मां के साथ एक छोटे से गांव में रहने चला गया। एक दिन आर्यन अपने बगीचे में बैठा था। छाया उसके पास आए और एक लिफाफा दिया। सर, ये आपके लिए आया है। आर्यन ने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी कोबरा की खाल थी और एक नोट। जहर कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ रूप बदलता है। जल्द मिलेंगे मिस्टर रॉय। आर्यन मुस्कुराया और उस नोट को जला दिया। खेल अभी शुरू हुआ है। कहानी समाप्त, या शायद एक नए सीजन की शुरुआत। प्रताप सिन्हानिया तो खत्म हो गया, लेकिन मिस्टर रॉय के उस मैसेज ने एक नई तबाही का ऐलान कर दिया है। आखिर कौन है ये शख्स जो आर्यन की हर चाल से वाकिफ है? और पन्ना नंबर 100 में ऐसा क्या लिखा था जिसने आर्यन को पत्थर बना दिया? अपनी थ्योरी कमेंट बॉक्स में लिखें। सबसे बेहतरीन कमेंट को मैं सीजन 2 के पहले एपिसोड में शाउट आउट दूंगा। अगर आप इस रहस्य की अगली कड़ी मिस नहीं करना चाहते तो मिस्टेक एफएम को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। याद रखिए, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जय हिंद।